रहीम हम डायबिटीज़ पढ़ रहे थे। वैसे तो मैंने आपको सारी कॉम्प्लिकेशंस बता दी हैं, लेकिन ज़रा लिखने के लिए पैटर्न वाइज डायबिटीज़ की एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर मेनली, टाइप 2 के अंदर भी हो सकती है, लेकिन मेनली टाइप 1 के अंदर कीटोएसिडोसिस होता है। वो कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर पेशेंट को होता क्या है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स होती हैं, नॉजिया, फटीग वगैरह, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स फ्रूटी स्मेल होती है, और वो होती भी किस तरह की है, थकी हुई डीप लेबर ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। ये होती है साइंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर होने वाली कीटोएसिडोसिस का। ये आपको याद रखना है कि कीटोएसिडोसिस के अंदर पेशेंट की जो डायबिटीज़ रेंज होती है वो 250 से 600 mg पर डेसीलीटर हुई होती है। सेकंड है हमारे पास हाइपरओस्मोलर हाइपरओस्मोटिक सिंड्रोम, ठीक है। ये ज़्यादातर होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। ये MCQs आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर होता क्या है, पेशेंट जब स्वेयरली डिहाइड्रेटेड होता है और साथ में उसका क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो रीनल ल्यूमिन में है, तो वो अपने साथ वाटर को क्या कर रहा है, ल्यूमिन में लेके जा रहा है, मतलब यूरिन क्रिएट कर रहा है उससे, ठीक है। तो वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है पेशेंट को, स्वेयर किस्म की डिहाइड्रेशन है वाटर लॉस की वजह से, ठीक है। और साथ में पानी भी नहीं पी रहा पेशेंट, ठीक है। अब वो पानी भी नहीं पी रहा, डिहाइड्रेशन भी है, तो उसको क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर जो सल्यूट्स होंगे वो वाटर की, मतलब लिक्विड की निस्बत ज़्यादा होंगे, तो वो हाइपर ऑस्मोलर होगा, ठीक है। हाइपर ऑस्मोलर है और हाइपर ऑस्मोटिक भी है, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह जो है वो इसके ल्यूमिन में जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वाटर को अपनी तरफ पुल कर रही हैं। हाइपर ऑस्मोलर भी है, हाइपर ऑस्मोटिक भी है। तो ये सिंड्रोम ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर देखा जाता है, और इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया बहुत स्वेयर किस्म का होता है, 600 से 200 mg इसकी रेंज होती है, ठीक है। अच्छा, आपने अब देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस को, जिनको अगर उन्होंने खाना स्किप किया या उन्होंने कुछ मीठा नहीं खाया या मतलब कुछ खाया नहीं उन्होंने, तो उनको क्या होना शुरू हो जाता है, सडनली वो चकरा के गिर पड़ते हैं, उनकी आंखें काली हो जाती हैं, ठीक है। उनको एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब आप सोचेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से तो डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है। बेसिकली ये वर्ड इस तरह है, बट होता यह है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज होने के बावजूद ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, ATP प्रोडक्शन नहीं होती, उनकी एनर्जी नहीं होती पेशेंट की, ठीक है। बॉडी क्या कर रही होती है, कंपनसेटरी तौर पर कीटोन बॉडीज़ को यूज़ कर रही होती है, लेकिन कीटोन बॉडीज़ इतनी ज़्यादा इजीली और इतनी ज़्यादा ATP यील्ड नहीं करते, तो उन पेशेंट्स को क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिक इवेंट होता है, ठीक है। ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस है, आपको मेनली दो का पता होना चाहिए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरओस्मोलर हाइपरओस्मोटिक सिंड्रोम, और किन किन के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट की जब डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक सस्टेन रहती है, 10 साल 20 साल 30 साल, तो उस पेशेंट्स को कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आई के अंदर आपने ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ा होगा, रेटिनोपैथी होती है। रेटिनोपैथी होती है तो उसके साथ न्यूवस्कुलराइजेशन होती है, तो न्यूवस्कुलर ग्लाउकोमा और कैटरैक्ट होता है, ठीक है। CNS के अंदर सेरिब्रल इन्फार्क्ट्स हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो अर्थीरोस्क्लेरोटिक एपिसोड्स भी कराती है, तो उसकी वजह से ब्लड भी कम पहुंचना शुरू होता है ब्रेन तक। और सेकेंडली क्योंकि कीटोन बॉडीज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ हो रही हैं, तो बहुत सारे एरियाज जो होंगे उनको एनर्जी भी प्रॉपरली नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएगी, सेरिब्रल हेमरेजेस होंगे, ठीक है। CVS में आपको पता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस, अर्थीरोस्क्लेरोटिक एपिसोड ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगी, ये मैं आपको बता दिया। रीनल सिस्टम के अंदर नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, पॉलीनेफ्राइटिस, अर्थीरोस्क्लेरोसिस बहुत डिटेल में किडनी में देखा गया, ठीक है। तो ये वहाँ पे आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक फुट, गैंग्रीन, क्योंकि सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड कम जा रहा है, वो वाला एरिया वैसे नेक्रोसिस होने शुरू हो जाती है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, गैंग्रीन हो जाती है। तो ये बड़ी कॉमन सी हमारे पास क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, पूछी जाती हैं, आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होती किस तरह हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर, ठीक है। अब जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है तो दो मेन मैकेनिज्म जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसकी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस कराने में। एक होता है जिसे हम कहते हैं कि एडवांस ग्लाइसाइलेशन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और सेकंड होता है कि एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज C, ठीक है। ये दोनों कैसे कराते हैं डायबिटीज़ की ये कॉम्प्लिकेशंस, इनको देखते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ के अंदर जब पेशेंट के अंदर ग्लूकोज इतना ज़्यादा होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो वो एंजाइम्स के बगैर ही ग्लाइकोसाइलेशन शुरू कर देती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, प्रोटीन्स की।
तो नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, या शिफ्ट बेसिस बनती हैं जो कि लायबल होती हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं स्पॉन्टेनियसली, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं एडवांस ग्लाइसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स, जो कि स्टेबल होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, मतलब बॉडी के मैकेनिज्म नॉर्मल मैकेनिज्म से। अब ये जो एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन प्रोडक्ट्स हैं ये दो तरह से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, या तो ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करें जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर फॉर एडवांस ग्लाइसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स, या फिर ये क्या करते हैं डायरेक्ट एक्शन कराते हैं। अब डायरेक्ट एक्शन कैसे कराते हैं, आपको पता है कि सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसके साथ उसके अंदर क्या होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना, ये फाइबर्स कोलेजन वगैरह, ठीक है, इधर क्या होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब वो उन प्रोटीन्स के साथ क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग करना शुरू हो जाता है। अब क्रॉस लिंकिंग कैसे होती है, कोलेजन टाइप 1 के साथ ये क्रॉस लिंक करते हैं लार्ज वेसल्स में, कोलेजन टाइप 4 के साथ क्रॉस लिंक करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब जब कोलेजन टाइप 1 के साथ ये लार्ज वेसल में करते हैं ना ग्लाइसाइलेशन प्रोडक्ट्स क्रॉस लिंक, तो उसकी वजह से जो वेसल होती है, ठीक है, ये वेसल्स के एंडोथेलियम के बाहर ये वाले मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इनके साथ अगर इन्होंने की, ठीक है, तो अब क्या होगा कि उस जो वेसल है उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो वीक हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी कम होगी तो एंडोथेलियल इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंडोथेलियल इंजरी जब ज़्यादा होगी आपको पता है फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सेकेंडली मतलब एंडोथेलियल इंजरी होगी, प्लेटलेट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, प्लेक्स बनेंगे, आपको पता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब ये सारा कुछ होता है। टाइप 4 कोलेजन के साथ जब इन्होंने क्रॉस लिंक किया बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, तो क्या होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी वो वीक हो जाएगी और वहाँ से अब एक्स्ट्राविजेशन होने शुरू हो जाएगी, जो ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड को लीव करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एडीमा वगैरह होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब के साथ क्या होता है, एडवांस हमारे पास हैं ग्लाइसाइलेशन प्रोडक्ट्स हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो साथ में वो उस क्रॉस लिंक के साथ साथ क्या करना शुरू कर देंगे, ब्लड के अंदर जो हमारे पास आरबीसीज प्लेटलेट्स वगैरह उनको ट्रैप करने शुरू कर देंगे, ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड्स को भी ट्रैप करने शुरू कर देंगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी ट्रैप करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अब क्या होगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्शन ये होता है कि कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज कराते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रो कोगुलेंट एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाले मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, वेस्कुलर जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन होगी, वो क्या करेंगे, न्यू वेस्कुलराइज्ड स्टेट में चले जाएंगे। अब आपको पता है न्यू वेसल्स बनती हैं वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि कैटरेक्ट कराती हैं, वो न्यू वेस्कुलर ग्लाउकोमा कराती हैं, वो रेटिनोपैथी कराती हैं, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट मैंने आपको पढ़ाना है तो मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी तो क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है, आपको पता है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्पेसिफिक डिजीज़ हैं किडनी के अंदर, वो होती हैं ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ठीक है। इसी तरह आर्थरोस्क्लेरोसिस होगा तो उसकी वजह से सीवियस कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज सी, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, इंट्रासेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ डाइसाइल ग्लिसरॉल। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि जब ग्लूकोज नहीं यूज़ हो रहा होता तो ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है और फ्री फैटी एसिड्स बन रहे होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस जब होती है तो क्या होता है, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज होते हैं ना लिपिड से, ठीक है। तो वो अब सारे के सारे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, लिवर की एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है, तो अब ये क्या करेंगे, डाइसाइल ग्लिसरॉल बनाएंगे। अब ये जो डाइसाइल ग्लिसरॉल है ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को। अब वो क्या करता है, प्रोटीन काइनेज सी जो होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रिलीज कराते हैं, जैसे कि वेजेफ रिलीज कराता है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, वो क्या कराते हैं, न्यू वेस्कुलराइजेशन लीडिंग टू डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया ऊपर भी। दूसरा वो क्या कराते हैं, फिब्रोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, उसको रिलीज कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, स्क्लेरोजिंग ऑफ वेसल्स हो जाएगी, सीवीएस कॉम्प्लिकेशंस होंगी, इसी तरह इस्कीमिक कॉम्प्लिकेशंस होंगी हर जगह पे, किडनी में, आई में, हर जगह पे। उसके अलावा वो प्लाज्मोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर रिलीज करता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब क्लॉट बन जाता है तो ये आता है प्लाज्मोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर, तो वो क्या करता है, प्लाज्मिन की एक्टिवेशन को बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये क्लॉट की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, प्लाज्म, ठीक है ना, ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है। अब क्या होगा
अब फिब्रिनोलाइसिस जो ये क्लॉट की ब्रेक डाउन करनी थी वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्लूजन होने शुरू हो जाएगी ना, ये इसी तरह प्रोजेस्ट करेगा, ये क्या करेगा, बढ़ता जाएगा प्लेक, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, प्लेक्स बनाएगा और थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स होंगे, और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ये एम्बोलस भी बन सकता है, वहाँ से डिसलॉज होकर किसी जगह पे चला गया, सीवीएस लंग्स की कॉम्प्लिकेशंस कराएगा, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। तीसरा एक और मैकेनिज्म है जिसके अंदर पोलियोल पाथवे, ठीक है। पोलियोल पाथवे क्या होता है, अब पोलियोल कहते हैं सॉर्बिटोल को। कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको इंसुलिन रिक्वायर्ड नहीं होती ग्लूकोज को अपने सेल्स के अंदर ले जाने के लिए। नॉर्मली तो मैंने आपको बताया था ना कि स्केलेटल मसल वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, GLUT4 को एक्सप्रेस करते हैं जो कि ग्लूकोज को अंदर लेके जाता है। अब कुछ सेल्स होते हैं जिनको रिक्वायर नहीं होती इंसुलिन, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से ग्लूकोज होता है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जा रहा होता है। अब ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है, ग्लूकोज को आप रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ग्लूकोज को किसी न किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है, तो एल्डोज रिडक्टेज एक एंजाइम होता है वो यूज़ होता है, वो अपने साथ NADPH को यूज़ करता है और कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को सॉर्बिटोल के अंदर, ठीक है, और सॉर्बिटोल से फिर फ्रुक्टोज बनता है। अच्छा, यहाँ तक तो ये नॉर्मल लग रहा है सारा कुछ, तो हो क्या रहा है, गलत क्या हो रहा है, गलत ये हो रहा है कि NADPH जो है वो यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। NADPH एक और जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि ग्लूटाथायोन जो है, जो कि फ्री रेडिकल से लड़ता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको रिड्यूस फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है, मतलब उसको अपने फंक्शन के लिए रिड्यूस फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है, और उसको रिड्यूस फॉर्म में रखता कौन है, NADPH, ठीक है। तो वो तो उधर यूज़ हो गया, तो अब क्या होगा, ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ग्लूटाथायोन की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे, फ्री रेडिकल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और अल्टीमेटली नेक्रोसिस होगी टिश्यूज़ की, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये मैकेनिज्म सारे समझ आ गए होंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पैथोलॉजिकली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना था, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूँ। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई, डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ, तो अब डायबिटीज़ मेलाइटिस हर जगह पे डिफरेंट डिजीज़ कराएगी और उनकी डिफरेंट पैथोजेनेसिस होगी, उनकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगी। तो हमने ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उस डिजीज़ के साथ आपको मॉर्फोलॉजी पूछी जा सकती है, लेकिन इस तरह डायबिटीज़ की मॉर्फोलॉजी कुछ नहीं होती, ठीक है। अब फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पैंक्रियाज के अंदर क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सेल क्योंकि डिस्ट्रॉय हो रहे थे, आपको मैंने पैथोलॉजी में बताया था बीटा सेल डिसफंक्शनिंग डिस्ट्रक्शन हो रही थी, तो ये बीटा सेल जो होंगे वो कम हो जाएंगे। इंसुलाइटिस हो सकता है, क्यों, वहाँ पे ऑब्वियसली लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होंगे, जब ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इम्यून सेल्स तो आएंगे ही आएंगे, तो इंसुलाइटिस होगा। एमोइलाइड डिपोजिशन इन आइलेट्स एंड फाइब्रोसिस, मैंने आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की पैथोजेनेसिस जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि प्रो इंसुलिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बन रही होती है, प्रो अमाइलिन बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करने शुरू कर देते हैं, एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं बीटा सेल्स के अंदर ही, आइलेट्स के अंदर ही, तो वो फिर क्या बना देते हैं, एमाइलॉइड्स डिपोजिशंस बना देते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा, हाइलाइन आर्टेरियोसेक्टोरोसिस, मैंने आपको बता दिया वो कैसे होती है, ठीक है। हाइलाइन का हाइलाइनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, ब्लड वेसल जो होंगी वो क्या होनी, सेक्युलराइज्ड हो जाएंगी, उनका ल्यूमेन जो होगा वो बहुत तंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो वीक हो जाएंगी। उसके बाद डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथीज क्या होती हैं, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कैसे होती है मैंने आपको बता दिया कि डिफ्यूज थिकनिंग कैसे होती है, विच इज मोस्टली सीन इन द कैपिलरीज ऑफ स्किन, स्केलेटल मसल, रेटिना, रीनल ग्लोमेरुलर, रीनल मेडुला। दो द कैपिलरीज शो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, दे आर लीकियर टू प्लाज्मा प्रोटीन देन नॉर्मल, ठीक है। अब वो क्या होता है, बेशक बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक तो हो गई है, लेकिन वो थिकनेस कोई नॉर्मल नहीं है, ठीक है, वो एबनॉर्मल ही है, और वो उसकी लीकीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ही होगी, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह की, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में यही होता है, आपको हार्ड एक्सुडेट्स मिलते हैं, ठीक है, इस तरह बाद में सॉफ्ट एक्सुडेट बनते हैं, मैं आपको उसकी पैथोलॉजी में नहीं जाता फिलहाल, ठीक है। तो ये एनोरिज्म्स बनते हैं वहाँ पे, सेम यही हो रहा होता है, ठीक है, डायबिटीज़ की वजह से ही हो रहा होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बेशक थिक हो जाती है, लेकिन वो लीकियर होती है टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। डायबिटीज़ मेलाइटिस मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की डिटेल से आपको सारा कुछ बताऊँ, होपफुली आपको समझ आई होगी। If you have any queries, you can ask me. Thank you. Allah Hafiz.